आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त हमारे साथ इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से जो विधायक है और एक पत्रकार भी रह चुके हैं, बहुत साल उन्होंने पत्रकारिता भी की है। हमारे साथ इस वक्त आवाज इंडिया टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है इम्तियाज साहब। सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि आपने पत्रकारिता से एक राजनेता बने, तो ये जो सफर तय किया आपने पत्रकारिता से राजनेता के तौर पर, ये सफर कैसे, और एक अच्छे पत्रकार को राजनेता बनने का ये जो आपने सोचा, तो ऐसी सोच क्यों बनी? देखिए, मैं 23 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैं तकरीबन 12 साल में प्रिंट में था, एक बहुत बड़े अखबार में था, और फिर पिछले 11 साढ़े 11 साल से मैं एक बहुत बड़े टेलीविज़न के लिए काम करता था। पश्चिम महाराष्ट्र का हेड था मैं। लेकिन ये 23 सालों के अंदर मैंने पत्रकारिता को किस तरह से बदलते हुए देखा है, वो एक बहुत अहम बात थी जो मैंने ये फैसला लिया था कि नहीं, अब पत्रकारिता वो पत्रकारिता नहीं है जो 23 साल पहले थी। और ये सच्चाई है कि लोकसभा इलेक्शन में हमने जो देखा था, ये हर एक को मालूम है। अब मैं छोड़ चुका हूँ तो और भी ज़्यादा खुले उससे कह सकता हूँ, लेकिन लोकसभा इलेक्शन की ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार जो चुनकर आई थी, वो लोगों से ज़्यादा एक वो मीडिया था जिसने एक माहौल तैयार किया था। और वो मीडिया ने क्यों और कैसे माहौल तैयार किया था, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। लोगों में एक संदेश बहुत स्ट्रांग गया था 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कि मीडिया बड़ी आसानी से बिक सकता है। हर कोई बिका था, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। किसी को बीजेपी ने खरीदा था, किसी को कांग्रेस ने खरीदा था, किसी को राष्ट्रवादी ने, लेकिन बिके हर कोई थे। तो उसके बाद से जो आपके प्रोफेशन की जो इज्जत थी वो बहुत कम हुई थी। लोग जो जिस नज़रिए से देखते थे, जो एक डर हुआ करता था इस प्रोफेशन का, वो डर कहीं दूर हो गया था। लोग सोचते हैं कि यार हर इंसान की कीमत है, अगर इन्हें नहीं मैनेज कर सकते हैं तो चलिए इनके जो मालिक है, इनके बॉसेस है, इन्हें मैनेज किया जाए। तो एक बहुत बड़ा संदेश गया था। तो उसने मुझे मजबूर किया था कि नहीं, अब इस प्रोफेशन में रहने में मज़ा नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप पिछले अगर कुछ महीनों की अगर बात देखते हैं तो कितने आईपीएस ऑफिसर्स, मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, ये इतनी पावरफुल पोस्ट है कि ये किसी भी एमएलए को और एमपी को अपने दफ्तर में एक फ़ोन के ऊपर बुला सकते हैं, लेकिन वो अपनी पोस्ट छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन करके चुनाव लड़ते हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ वीके सिंह, जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर है, रिटायर होने के बावजूद भी, लेकिन वो छोड़ते हैं और राजनीति में आते हैं। केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह, ये इतनी बड़ी पोस्ट है कि साहब पूरा हिंदुस्तान का होम डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता है, वो छोड़ते हैं, वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो इन सब ब्यूरोक्रेट्स को भी ये पता चल गया है कि अब अगर सही ताकत कहीं है, अगर सही कुछ कहीं करना है, तो आपको राजनीति के जरिए ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने भी फैसला किया कि चलिए, पत्रकारिता में 23 साल गुजार दिए हैं, अब देखेंगे राजनीति के अंदर जाके क्या बदलाव कर सकते हैं। इम्तियाज साहब, एक सवाल और है कि एमआईएम जो है महाराष्ट्र के लिए नहीं है, और एक एंट्री में ही दो विधायक एमआईएम के जीत चुके हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि एमआईएम क्या है, किस विचारधारा पर चलती है और इसका सफर कैसे आगे जाएगा। देखिए, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पिछले 55 सालों से आंध्र प्रदेश में है। पिछले 55 सालों से लगातार वह हैदराबाद में जीत कर आ रहे, और हर 5 साल के बाद अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके अगर 7 एमएलएस की जो लीड है वो हर टाइम बढ़ते जाती है। 45 उनके कॉरपोरेटर्स हैदराबाद महानगर पालिका के अंदर अभी फ़िलहाल है। उनके जो एमपी है और मजलिस के जो सदर है असदुद्दीन अवैसी साहब, इनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले टाइम वो 1 लाख की लीड से जीते थे, इस बार 2 लाख की लीड से जीते हैं। तो मजलिस अगर वहाँ पर इतने सालों से चुन कर आ रही है एमआईएम पार्टी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो काम कर रहे, वरना हैदराबाद की, आंध्रा की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। एक सच्चाई है, ये है कि आप जात और धर्म के नाम पर एक बार चुनाव लड़ सकते हैं, एक बार चुनाव जीत सकते हैं। 5 साल के बाद पब्लिक आपसे सवाल करती है, साहब सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है, पानी कहाँ है। तो अगर ये 55 सालों से जीत कर आ रहे हैं तो इनका काम है वहाँ पर, और वही काम की बुनियाद पर जब वो यहाँ पर आए और एक ही 2 महीनों में वो 2 सीटें लेकर आए हैं, अब सोच लीजिएगा कि आज से 5 साल के बाद जब हम पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ आएंगे
तो कितना बड़ा हंगामा हम यहाँ पर करने वाले हैं, और यहीं पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और पूरी ताकत के साथ जाएंगे। मैं विचारधारा की बात कर रहा था कि एमआईएम का अस्तित्व तो पिछले 55 साल से आपने बताया वो तो है, और महाराष्ट्र में भी उसका अस्तित्व बन रहा है, लेकिन जैसे कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर चलती है, बीजेपी कट्टरवादी विचारधारा पर चलती है, हिंदुत्ववादी विचारधारा पर चलती है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि एमआईएम जो है ये कट्टरवादी विचारधारा पर चलती है। तो जनता ये जानना चाहेगी कि एमआईएम की वास्तविक विचारधारा है क्या? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक मीडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो एक मेंटालिटी और एक माइंडसेट के साथ काम करता है। मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि जब हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो मेरा कोई जात नहीं है, मेरी कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन मीडिया भी आज एक आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहा है, किसी के कहने के ऊपर काम कर रहा है। अगर एमआईएम की सच्चाई अगर आपको देखने का है तो आपको क्या ये बात पता है कि भले ही ये मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, लेकिन उत्तराखंड में जब ये मामला हुआ था, उत्तराखंड की जब ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पर मजलिस गई थी 1 करोड़ रुपए का रिलीफ सामान लेके। ये किसी मीडिया ने कवर नहीं किया था। 1 करोड़ रुपए का उत्तराखंड में वो जाकर गए थे। आपको क्या ये पता है कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी तो कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर जब एक बाई इलेक्शन हुआ था कॉरपोरेशन का, तो मजलिस ने एक ओबीसी की लेडी को टिकट दिया था, हिंदू लेडी थी वो, ओबीसी। उसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने एक मुस्लिम लेडी को टिकट दिया था, रिजर्व सीट थी। उस ओबीसी लेडी को एमआईएम ने चुना कर लेके आया था मुस्लिम लेडी के अगेंस्ट में। एज अ पत्रकार ये किसी को भी नहीं पता है, या पता है भी तो ये बातें सामने लाना नहीं चाहते हैं, ये वो मीडिया है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है। हम 24 सीटें महाराष्ट्र में लड़े हैं, 24 में से 4 सीटें हमने दलितों को दिए थे, और मजलिस की जितनी भी टीम थी, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब और उनकी जितनी भी टीम थी, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने मेहनत किए थे तो इन 4 सीटों के लिए किए थे। चाहे वो मुंबई से कुर्ला में हमने अविनाश नाम के एक लॉयर को, यंग लॉयर है दलित, उसको टिकट दिया था। औरंगाबाद से एक गंगाधर गाड़े जो दलित के नेता है, उन्हें टिकट दिया था। शोलापुर से दिए थे। इसी तरह सबसे ज्यादा मेहनत। लेकिन आज सच्चाई ये है कि ये सभी दलित कैंडिडेट्स ये आज ओपनली मानते हैं कि मुसलमानों ने हमें साथ दिया है, पूरे वोट जितने भी मिले हैं हमें, ये मुसलमानों के हैं, लेकिन दलित समाज ने हमारा साथ नहीं दिया है। और ये हमारे और आपके लिए बड़ी अफसोस की और शर्म की बात होनी चाहिए कि जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक संविधान दिया, जिसके तहत आज पूरा देश चल रहा है, उन्हीं के लोग आज इस तरह से बिखरे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि जिस दिन दलित समाज अपनी ताकत समझ लेगा और दलित समाज अगर सही श्रद्धांजलि बाबा साहब को अगर देना चाहता है, जिस दिन वो एकजुट हो जाएगा, तो वो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदल सकता है और किंग मेकर का रोल अदा कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने दलित समाज के एक होने की बात कही, तो क्या एक दलित और मुस्लिम जो समीकरण है इस देश में कुछ राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है? कुछ कहना बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं आप। अगर दलित और मुस्लिम समाज अगर एकजुट हो जाता है तो वो कितना बड़ा जलजला हिंदुस्तान में लेके आ सकते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक जो है ये हमने 24 सीटों के अंदर ही करके देख ली है। और आज सच्चाई ये है कि हर रोज हमारे पास दलित समाज से जुड़े या तो संगठन या बहुत सारे राजनीतिक पार्टी जो थे, जिन्हें अब ये समझ में आया है कि मुसलमान अगर एकजुट हो सकता है तो एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर के ऊपर वो 2 सीटें लेके आ सकता है। अगर दलित और मुसलमान अगर एक साथ अगर आ जाता है, हमें ये पूरा यकीन था कि गंगाधर गाड़े साहब जीत कर आएंगे। 34,000 वोट उन्हें मिले हैं, उसमें से ज्यादातर वोट जो है उन्हें पूरे मुस्लिम एरिया से मिले हैं, दलित एरिया से नहीं मिले हैं। तो मेरे हिसाब से दलितों को और मुसलमानों को पहले बड़ी आसानी से बांट दिया जाता था। मुसलमानों में अब ये बात समझ में आई है कि हमारा अगर अस्तित्व, हमारी पहचान अगर कहीं है तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। बोले हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पुतला बिठाएंगे, वो विवाद उन्होंने दी, वो विवाद खत्म हो गया। लेकिन आपको आज तक उनके बारे में ख्याल नहीं आया था। मुसलमानों में अब ये बात समझ में आई है कि हमारा अगर अस्तित्व, हमारी पहचान अगर कहीं है तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। आपने सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर नहीं साहब कांग्रेस को ही देना है, सेक्युलरिज्म के साहब नहीं हमको पवार साहब के राष्ट्रवादी के साथ ही जाना है। शिवसेना और बीजेपी तो ना आपको चाहते हैं और ना आप उनके साथ जाना चाहते हैं, तो वो दोनों तो आपके लिए कभी थे ही नहीं अस्तित्व में। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर आप मुझे ये बताइएगा कि जिस बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम के ऊपर आप राजनीति करते हैं, उन्हीं के अनुयायी है, उन्हीं के प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ
आप एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब अगर अकोला से जीतना है तो वो बगैर मुसलमानों के सपोर्ट के जीत नहीं सकते, और मुसलमान को अगर वहाँ पे जिताना है तो बगैर दलितों के सपोर्ट पे जीत नहीं सकते हैं। तो लीजिए साहब, हमने तो टिकट दिया था मुसलमान को, एक जना कहेगा, और दूसरा ये कहेगा कि साहब दलित तो थे वहाँ पे, तो दलित और मुसलमान को आपस में लड़ा दो, ना दलित जीतेगा ना मुसलमान जीतेगा, उन्हें शिवसेना चल जाएगी, बीजेपी चल जाएगी, लेकिन दलित और मुसलमान जो चुन कर आने वाले हैं, ऐसे नेता उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप चुन कर आ जाएंगे तो आप अपना हक मांगना शुरू कर देंगे। क्या एमआईएम इस और कदम बढ़ा रही है कि दलितों का भी साथ मिले, और जितने भी दलित पार्टियां हैं चाहे टुकड़ों में बटी हो उनको साथ में लेके क्या एमआईएम आने वाले काल में चलने की राय रखती है? मैं आपको जैसा बताया हूं कि हर रोज हमारे साथ बड़े बड़े दलित राजनीति पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में है, दलित संगठन हमारे साथ में है। और सबसे अच्छी बात हमें जो ये लग रही है, इस चुनाव के नतीजे के बाद जो दलित समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़ा लिखा जितना भी वर्ग है जो समझता है कि राजनीति में उनका किस तरह से सिर्फ वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया गया है, वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो लोग हमारे साथ कभी नहीं आएंगे जो इलेक्शन को एक धंधा बनाए हुए है कि साहब पैसे लेना है, किसी को जिताने के लिए खड़े करना है या किसी को हराने के लिए खड़े करना है। वो लोग नहीं आएंगे और ऐसे लोग हम चाहते भी नहीं है। लेकिन दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो अब समझ रहा है कि हमारी भी असेंबली के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए, हमारी भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए। साहब, अगर अहमदनगर की जो घटना थी, एक पूरे दलित परिवार को टुकड़े करके जानवरों को जिस तरह से खाने के लिए गोश्त फेंका जाता है, तो खेतों में उनके इस तरह से पीसेस करके फेंके गए थे। ये जब तक आपके और हमारे जैसे लोग जाएंगे नहीं असेंबली के अंदर, तो तब तक ये आवाज़ ना आपकी उठने वाली है और ना आपको वहाँ पर इंसाफ होने वाला है। इस तरह की घटनाएं यूं ही चलती रहेगी। जी, बड़ा पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इस बार का जो चुनाव लड़ा औरंगाबाद से, तो आपने औरंगाबाद को ही क्यों चुना चुनाव क्षेत्र? मैं औरंगाबाद में पला हूँ, बड़ा हूँ, वहीं पर मैंने काम किया हूँ, मेरा पूरा परिवार औरंगाबाद में रहता है। आज भी मैं औरंगाबाद में, पूना में भले ही मैं काम करता था, लेकिन औरंगाबाद में जब छुट्टी मिलती थी तो मैं औरंगाबाद में ज़्यादातर वक्त गुजारता था। तो मेरा पूरा सर्कल औरंगाबाद में ही था, मेरे पूरे घर, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा परिवार वहीं पर रहता था। और मैं जानता था कि औरंगाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज से 27 साल पहले की अगर आप राजनीति देखेंगे तो वहाँ से हर एमएलए जो चुनकर आता था वो मुसलमान होता था, हर एमपी जो चुनकर आता था वो मुसलमान होता था। पिछले 27 सालों के अंदर ऐसी राजनीति आ गई कि साहब मुसलमान जैसे ही खड़े हुआ तो उसके अगेंस्ट में 5 मुसलमानों को पैसा देकर खड़े कर दो और मुसलमानों के वोटों को तकसीम कर दो। मेरे अगेंस्ट में 16 मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए गए थे, जिसमें से 7 वो दलाल थे जो पहले से ही मुझे पता था कि इन्होंने कितना पैसा लिए है और किसके हाथ से पैसा लिया गया है। मकसद उनका यही था कि साहब 8 मुसलमान जिनको हम पैसा देकर खड़े करेंगे, उन्हें है तो किसी को 10,000 वोट लेना है, किसी को 2,000, किसी को 5,000। उनको जीतना नहीं था कभी भी और ना उन्हें जिताना था, उन्हें मुझे हराने के लिए सिर्फ खड़ा किया गया था। हमने लोगों के सामने गए और लोगों को ये नहीं कहा कि हम रातों रात आपकी सड़क बदल देंगे, आपको बिजली ला लेंगे, आपकी पानी का मसला हल कर देंगे। ये तो हम करेंगे ही, लेकिन हमने लोगों को बताया है कि वो घटिया राजनीति आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको एक बार एकजुट होना पड़ेगा। जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, लेकिन आपको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा। आज उन पार्टीज को बताना पड़ेगा कि चलिए भाई 40,000, 50,000। साहब से 22 दिन का सफर था मेरा चुनाव का, से 22 दिन का। 22 दिन पहले तक मैं पत्रकार था, अचानक एक दिन फैसला किया कि नहीं जाऊंगा, एक कोशिश करूंगा, और 22 दिन के सफर का नतीजा ये हुआ कि 20,000 की लीड से वहां से चुन के आया। इम्तियाज साहब, राष्ट्रीय पटल पे हम देख रहे हैं जिस तरह की बहस अभी चल रही है, संसद कल ठप्प पड़ी उसी मुद्दे पर कि जबरन धर्मांतर किया जा रहा है, और इस तरह की जो दकियानुसी बातें हम जिसे कहते हैं वो संसद में बढ़ रही है। तो अब एमआईएम इस बात पर अपना क्या रुख रखता है कि ये जो घटनाएं घट रही है जबरन धर्मांतर की, और इस तरह से लव जिहाद पे बोला जा रहा है और जनता को आपस में बांटने की कोशिश जो चल रही है, इस पर एमआईएम अपनी क्या राय रखती है? देखिए, अब जो लोग सत्ता में आए हैं, जो पार्टी सत्ता में आई है, उनका एक इतिहास है। गुजरात का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, गुजरात के दंगे उनके साथ जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ अगर दिनों की अगर आप घटना अगर देखते हैं, जिस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
ज़्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। अचानक वहाँ गए और कहा कि हमें यहाँ पर एक पुतला खड़ा करना है किसी एक ऐसे साहब का जिनका नाम ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। 127 साल की उनकी जन्म तिथि उन्हें मनाना था वहाँ पर। बोले हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पुतला बिठाएंगे। वो विवाद उन्होंने दी, वो विवाद खत्म हो गया। लेकिन आपको आज तक उनके बारे में ख्याल नहीं आया था उसमें? नहीं। 127 साल के बाद जब आप सत्ता में आ गए हैं तो अचानक जाके ये आपको सिर्फ पुतले ही अगर खड़े करके अगर आपको किसी की इज्जत करना है तो मेरे हिसाब से बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके सबके पुतले हर जगह पे खड़े कर दीजिएगा आप उसमें। मेरे हिसाब से ये पुतलों की भी जो राजनीति होती है कि 127 साल के बाद है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना और कहना कि नहीं साहब हमें इनका पुतला खड़े करना है, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ तो फिर अचानक है तो सुषमा जी खड़े हो जाती है और कहती है कि भगवत गीता को है तो राष्ट्रीय ग्रंथ बना दे करके। भगवत गीता एक धर्म से जुड़ी हुई किताब है। जिस तरह मैं कुरान का आदर करता हूँ, मैं भगवत गीता का आदर करता हूँ, मैं बाइबल का भी आदर करता हूँ, लेकिन आप किसी धार्मिक ग्रंथ को जोड़ नहीं सकते हैं किसी एक देश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर राष्ट्रीय विचारधारा से। आप उसकी इज्जत कर सकते हैं, हम भी उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप थोप नहीं सकते हैं। तो ये एक नया विवाद खड़े कर दिए। फिर उसके बाद अचानक कहीं से 200 मुसलमानों को पकड़ कर लेके आए और कहा कि साहब देखिए अब ये 200 मुसलमान अब हिंदू बनने जा रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं करके। साहब गरीबी इतनी ज़्यादा है, मैंने तो चैलेंज कर रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस को कि मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए, मैं 200 हिंदुओं को खड़े कर दूंगा आपके सामने जो मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि गरीबी के लिए आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, उन्हें मजहब से कोई वो नहीं है साहब। तो जब तक वो इन बातों को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये एक विवाद खड़े कर दिए। ये विवाद खड़े करने के बाद अब फिर कल के दिन इस तरह का मामला खड़ा कर दिए है कि हम नथुराम गोडसे राष्ट्रभक्त है। तो ये सब मुद्दे खड़े करिएगा, इस वजह से खड़े करिएगा साहब कि आप जब चुनकर आए थे तो विकास की बात कर रहे थे। आप जब चुनकर आए थे तो कहा कि साहब कई करोड़ रुपया जो बाहर ब्लैक मनी है, काला धन, वो हम लेके आएंगे। तो आप जब ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो साहब देशवासियों को उलझा के रखिएगा। पूरा मीडिया तो तैयार होता है, अरे नथुराम गोडसे बोलिए साहब क्या कहना है, साहब सुषमा स्वराज ये कह रही है बोलिए क्या कहना है। तो अहम मुद्दों से आप लोगों को भटका दीजिएगा और अपनी दुकानें अपने धंधे चलाते रहिएगा। और एक विवाद खड़ा हुआ है वक्फ की जमीन को लेकर, और ताजमहल को ये कहा जा रहा है कि ये पुराना मंदिर था और उसके ऊपर ताजमहल बनाया गया, और वक्फ बोर्ड भी बोल रहा है कि ताजमहल हमारे कब्जे, कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। ये नए नए विवाद जो है, इस विवाद को आने वाली राजनीति में आप कैसे जानेंगे कि इससे क्या राजनीति में और परिवर्तन होगा, क्या होगा, या ध्रुवीकरण हो रहा है लोगों का और इस मुद्दों पर लेकर लोगों को ध्रुवीकरण करना चाहिए? देखिए एक वो तरह की भी एक घटिया राजनीति है कि साहब ताजमहल जब बनाया गया था तो वो इस मुल्क के लिए और मोहब्बत की निशानी थी। वो किसी धर्म के लिए नहीं बनाया गया था। कुतुब मीनार किसी धर्म के लिए नहीं बनाया गया था। तो उसे किसी धर्म के साथ जोड़ना वो हमारे देश की शान है और हर हिंदुस्तानी की शान है। एक विश्व धरोहर है वो। और जहाँ तक वक्फ की प्रॉपर्टी की बात है साहब, कि कई हजारों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज वक्फ की है। सिर्फ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इतनी सारी ज़मीन वक्फ की है। और वक्फ की ज़मीन का मतलब ये होता है कि ये मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जाए, उनके एजुकेशन के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि कल खुद मंत्री जी ने सदन में कहा है कि 70,000, 1 लाख में से 70,000 एकड़ ज़मीन एनक्रोच की गई है। ये एनक्रोच की नहीं गई है, ये कराई गई है। इसमें सरकारी अधिकारी शामिल है और बहुत सारे नेता जो सदन में बैठे हुए हैं, उनकी मिली भगत से ये सब कराई गई है। मैंने कल के दिन सदन में ये आवाज़ उठाई कि साहब हमें न राज्य सरकार से न केंद्र सरकार से किसी भी तरह का माइनॉरिटी का कोई फंड नहीं चाहिए, कोई डेवलपमेंट के लिए हमें आपकी खैरात या भीख नहीं चाहिए। सिर्फ वक्फ की जितनी ज़मीन है वो वक्फ की ज़मीन मुसलमानों को वापस करिए। हम पूरे महाराष्ट्र के जो मुसलमानों का एजुकेशन लेवल है, महाराष्ट्र के जितने भी मुसलमानों का डेवलपमेंट है, वो पूरा डेवलपमेंट हम सिर्फ उसी वक्त की ज़मीन के ऊपर हम कर सकते हैं। साहब कितनी शर्म की बात है। पुलिस में जाओ, इलेक्शन कमीशन में जाओ, सबूत के साथ जाओ, टेलीविजन के सामने आना और ये बयानबाजी करना कि नहीं साहब ये देश के लिए खतरा है। वो पूरा डेवलपमेंट हम सिर्फ उसी वक्त की ज़मीन के ऊपर हम कर सकते हैं। साहब कितनी शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट लोगों में गिने जाने वाले हैं अंबानी साहब को पूरे हिंदुस्तान में एक दरगाह की जगह मिलती है। हाँ,
कैसे इतने सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर है जो सिर्फ वक्फ की ज़मीन के ऊपर मिलती है, क्यों एमआईडीसी की ज़मीन नहीं मिलती है? होता यह है कि कोई दरगाह का या किसी यतीम खाने के मुतवल्ली को आप मना लीजिएगा, उसे 2-5 लाख 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, साइन करवा लीजिएगा, ज़मीन अपने नाम पे कर लेते हैं। वक्फ की ज़मीन किसी को दी ही नहीं जा सकती है, ये सिर्फ एक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि वापस लेते हैं, देखना पड़ेगा कि अब कितना लेते हैं, क्योंकि ये वही सरकार थी जब विपक्ष में बैठी हुई थी तो बड़े तेज आवाज में उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि नहीं साहब, हम वक्फ की प्रॉपर्टी को वापस लाएंगे करके। एक आरोप और लग रहा है एमआईएम पर कि वो एक तो कट्टरवादी विचारधारा के, दूसरा यह है कि बीजेपी ही ने ही एमआईएम को खड़ा किया है, ऐसा भी एक आरोप लगता है। आपको क्या लगता है, ये आरोप कितना सही है? हम पूरी तरह से तैयार है, मतलब अभी तो हमारी शुरुआत है, सिर्फ 2 ही सीटें आए हैं तो देखिएगा कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के बाहर के अखबार और टेलीविजन आकर आज इंटरव्यू करते हैं कि ये कैसा हो गया है करके। सिर्फ 2 ही सीटें आई है ना, क्या मायने रखता है? 288 सीटों में से हमारी 2 ही सीटें आई है, तो आपकी ज़मीन इतनी खिसक क्यों रही है? आपको ये पता चल गया है साहब कि मुसलमान एकजुट हो रहा है, दलित एकजुट हो रहा है, ओबीसीज, बुद्धे सब एकजुट हो रहे हैं, और इन्हें तो हम इतनी आसानी से सिर्फ इस्तेमाल करते थे इलेक्शन के टाइम पे। आइए साहब, वोट डालिए और अपना निकल जाइए। सत्ता में भागीदारी इतना आपको देने का सवाल था ना हमें देने का सवाल था। आज हम खड़े हैं सीना तान के कि साहब हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमें भी राजनीति में आना चाहिए, हम भी असेंबली में हमारी आवाज़ उठाएंगे। तो ये जब चल रहा है, ये कौन करने वाले हैं? ये कांग्रेस वालों को मालूम है कि साहब अपनी दुकानें धंधे बंद होने वाले हैं, राष्ट्रवादी को पता है कि साहब हमारी तो धंधे बंद होने वाले हैं, मुसलमान और दलित एक साथ आ रहे हैं, तो अपनी राजनीति खत्म हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो तैयार कर लेंगे। अरे साहब, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ आए हैं तो आप भी जाइए बीजेपी के साथ जाइए, लेकिन कम से कम 1-2-5 मुसलमानों को चुनकर असेंबली में भेजिएगा। आपको शर्म नहीं आती है कि आप हमारे वोट लेते आए हैं? क्यों एक दलित को आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं भेज सकते हैं चुनाकर? क्यों आप एक मुसलमान को नहीं भेज सकते हैं पार्लियामेंट में? आप वोट तो लेते हैं उनका, आपको क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर नहीं आती है? शरद पवार साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है पूरे महाराष्ट्र के अंदर? नहीं साहब, चलिए ये लोग, ये समाज हमेशा से मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं इनका एक एमपी चुनाकर पार्लियामेंट भेजूंगा, दलितों का एक एमपी भेजूंगा, मुसलमानों का एक एमपी भेजूंगा। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जहां तक एमआईएम की आप ये बात कर रहे हैं, एमआईएम की सिर्फ आप जब जिक्र करते हैं तो वो अकबर अवैसी साहब की एक स्पीच को लेकर आपको ये होता है कि नहीं साहब, ये तो मतलब बहुत कट्टरवाद है। उस स्पीच को आप हटा दीजिएगा। हम कानून के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, कानून जो भी फैसला देगा, अकबर अवैसी साहब ऑलरेडी इस मामले के अंदर जाके आ चुके हैं। लेकिन क्या कानून सिर्फ अकबर अवैसी साहब के लिए बना हुआ है? प्रवीण तोगड़िया साहब क्या कानून से बढ़कर है? प्रवीण तोगड़िया साहब की स्पीच के बारे में आपने क्यों नहीं उठाया है मीडिया के तौर के ऊपर कि साहब इन्हें भी जेल जाना चाहिए करके? हम तो मानते हैं, हम पूरा कानून का आदर करते हैं। जिस दिन कानून जो फैसला सुनाएगा तो वो फैसला हमें कबूल रहेगा, लेकिन कानून हर एक को उसी नज़र से देखना चाहिए। कानून मुसलमानों के लिए अलग है, दलितों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। अगर अकबर अवैसी साहब ने उस चौखट के बाहर गए हैं तो बिल्कुल कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसी तरह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो आज कितने खतरनाक बयान देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। एक हलचल और मची है वो कांग्रेस में, और बहुत बयानबाजी हुई। खुद पृथ्वीराज चौहान ने बयान दिया, उसके बाद प्रणजीत शिंदे ने जवाब दिया। तो कांग्रेस के अंदर ये जो भूचाल चल रहा है, एमआईएम आने से जो घबराहट हुई है, क्या ये घबराहट सही मायने में जायज है? नहीं, ये इनका एक षड्यंत्र था, एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था कि पहले नारायण राणे साहब कुछ एमआईएम के बारे में बड़बड़ाएंगे, फिर उसके बाद प्रणीति शिंदे आ गई मैदान में, और फिर प्रणीति शिंदे ने कहा कि ऐसा ऐसा है एमआईएम, ये है एमआईएम ने वो किया है करके। हमने साहब दूसरे ही दिन लीगल नोटिस ठोक दी, प्रणीति मैडम वापस लीजिए अपने शब्द, नहीं तो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अदालत में कार्रवाई होंगी। 2 दिन के बाद तीसरे दिन प्रणीति मैडम फिर कैमरे के सामने आती है और कहती है कि नहीं, मेरा बोलने का तो ऐसा मकसद ही नहीं था, उसे इस तरह से मैंने बोली थी, इस तरह से समझा गया था। षड्यंत्र उनका ये था कि पहले राणे साहब बोलेंगे, फिर प्रणीति बोलेंगी, फिर चौहान साहब बोलेंगे, फिर इनके बड़े बड़े नेता बोलेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि एमआईएम के तो सिर्फ 2 ही आए हैं और ये इतना हल्ला बोल कर रहे हैं, ये तो हमारे को संभलने ही नहीं दे रहे हैं, तो बाकी उसके बाद खामोश बैठ गए। फिर उसके बाद शरद पवार जी ने कहा कि देश के लिए शरद पवार जी की राजनीति कैसी है आपको पता है कि साहब मुसलमानों हमें वोट दीजिएगा,
हम तो सेक्युलर है, अगर आप हमें नहीं देंगे तो आपसे ज़्यादा कट्टर कोई है नहीं। दलितों हमें वोट दीजिएगा, हम तो सेक्युलर है, अगर हमें नहीं देंगे आप वोट तो आप कट्टर है। तो इस तरह की राजनीति करते हुए आए हैं। हमने तो शरद पवार साहब को भी चैलेंज किया था, क्यों साहब, MIM के ही सपोर्ट के ऊपर जब 10 साल है तो केंद्र में आपने सरकार चलाए है, तब आपको हमारे बारे में कुछ नजर नहीं आया था, हमारा सपोर्ट लेते रहे। कांग्रेस वालों से हमने कहा कि हैदराबाद की कॉरपोरेशन में हमें सपोर्ट दिए भी और हमारा सपोर्ट लिए भी, उस वक्त नजर नहीं आया। फिर दिग्विजय साहब ने भी कुछ बयान कर दिए हैं, हमने सबको चैलेंज किए हैं और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। अगर है हिम्मत, हम तो साहब बहुत अभी अभी आए हैं राजनीति के अंदर, ओपन चैलेंज कर रहे हैं राष्ट्रवादी के बड़े से बड़े नेता को और कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को। अगर है हिम्मत तो जाओ, अदालत में जाओ, पुलिस में जाओ, इलेक्शन कमीशन में जाओ, सबूत के साथ जाओ, टेलीविजन के सामने आना और ये बयानबाजी करना कि नहीं साहब ये देश के लिए खतरा है, इन्हें बैन कर देना चाहिए। अगर बैन करना है तो हम भी बोलेंगे टेलीविजन स्टूडियो के अंदर। आपको तो इतनी राजनीति समझनी चाहिए एक सिस्टम के तहत। हमने प्रणीति शिंदे को कहा कि अगर हमने कुछ बोला है तो जाओ इलेक्शन कमीशन में सबूत के साथ जाइए करके, क्यों नहीं गए? लेकिन सिर्फ साहब टेलीविजन के सामने लोगों को घुमाने फिराने की, लेकिन हम खामोश बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। हम राजनीति धंधा बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो इन्हें एक्सपोज करने के लिए आए हैं और पूरी तरह से डट कर एक्सपोज करेंगे। वो कितनी ताकत लगाते हैं अपनी लगा ले, हम दो लोग कितनी ताकत लगाएंगे ये आप देखते रहेंगे। और एक मुद्दा बहुत बहस चल रही है कि लोग ये कहते हैं कि ये नई सरकार जो है एक अनिश्चितता हुई है कि ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान बदला जा सकता है, मुस्लिमों के लिए जो राइट्स संविधान ने दिए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जो राइट्स संविधान ने दिए हैं, दलितों के लिए जो राइट्स है उसे वो रिजर्वेशन के रहे या कोई और रहे उसे खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो MIM क्या इसके अवेयरनेस कैंपेन को लेकर आगे बढ़ेगी कि संविधान का जो मान है, सम्मान है वो बरकरार? सब MIM ही क्यों, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर वो हिंदुस्तानी क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाएगा कि जिस संविधान को बाबा साहेब ने हमें दिया था उसमें ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको अब सत्ता में आने के बाद नजर आ रही है। सिर्फ मकसद यही है साहब कि गुजरात का एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब वो पूरा एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे से बढ़िएगा नहीं, आप अपनी आवाज़ उठाइएगा नहीं, अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम उसे ख़त्म कर देंगे, कुचल देंगे करके। ये एक तरह की साजिश, एक डर का, एक भय का माहौल तैयार किया जा रहा है इस तरह के नए नए बातों को लेकर। अब ये है साहब कि मंदिर और मस्जिदों के इशू उठाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये मांग को लेकर एक धरना देने वाला है मुंबई में कि मस्जिदों की आज़ान बंद कर देनी चाहिए। साहब हम आपके मजहब का, आपके धर्म का आदर करते हैं, आप मंदिर बनाइए, बहुत खुशी से बनाइए, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर कम से कम थोड़ी देर के लिए ही आदमी है तो पूजा करने के लिए जाता है, इबादत करने के लिए जाता है, भगवान के सामने माथा टेकने के लिए जाता है। मस्जिद में हम जाते हैं इबादत करने के लिए, तो मंदिर और मस्जिद हमारे धर्म से जुड़े हैं, हमारे मजहब से जुड़े हैं, इसको बनाने दीजिए साहब। अजान जो है वो दिन भर नहीं होती है। अजान अगर किसी भी अजान का अगर 5 वक्त के अंदर अगर आप वक्त देख लेंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। तो आप अगर इस तरह के मुद्दे लेकर आएंगे और इस तरह के मुद्दों को खड़े करेंगे तो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने आप तो कहते हैं कि हम बड़े नेशनलिस्ट हैं करके, आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपसे अच्छे तो हम हैं जो हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश को जोड़ने की बात चल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद से विधायक है, उनसे एक चर्चा चल रही थी और यही समीकरण सामने आ रहा है कि अगर मुस्लिम, दलित और OBC एक हो जाए तो इस देश में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, देश को एक नई दिशा मिल सकती है और देश का विकास हो सकता है। और किसी शख्सियत से मिलेंगे अगली बार, देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।